चैप्टर 1 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हम लोग पढ़ेंगे ना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, है ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है ये एचसीएफ निकालने की एक तकनीक है ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में कहा जा रहा है ना कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर B गुने Q प्लस R होना चाहिए ना। और R जो है या तो 0 के बराबर होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन R जो है किससे छोटा होना चाहिए, B से छोटा होना चाहिए। और A बड़ा होना चाहिए B से। ये A ग्रेटर देन B जो है ना, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो दो संख्याएं दी होगी इसका हम एचसीएफ निकालेंगे ना, उसमें जो बड़ी संख्या होगी ना वही ए होगी और छोटी संख्या होगी वो बी होगी। ठीक है, तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो गया। ये मेन फॉर्मूला हो जाता है आगे चल करके कि ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर। इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी कहते हैं, है ना। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा नोट देखते हैं। नोट नंबर 1 है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने की एक तकनीक है। सिर्फ हम इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम सिर्फ क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट नंबर 2 है ए और बी का एचसीएफ वह सबसे बड़ा पूर्णांक होता है जो ए और बी दोनों को पूरा पूरा विभाजित करता है ना। मतलब कहने का ना कि एचसीएफ जब निकालेंगे जो आंसर आएगा ना वो ऐसा मान होगा और सबसे बड़ा मान होगा जो ये ए और बी यानी जो दोनों संख्याएं दी रहेगी उसको पूरा पूरा विभाजित कर देगा, है ना। यानी कि एचसीएफ सबसे बड़ा वो दोनों का क्या होता है, विभाजित करने वाला पूर्णांक होता है, जिससे कि दोनों संख्याएं पूरा पूरा कट जाए। नोट नंबर 3 है प्रश्न को हल करने की प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी, प्रश्न को हल करने की प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक r बराबर 0 ना आ जाए। जैसे ही r बराबर 0 आ जाएगा ना तो वहीं पे बनाने की प्रक्रिया क्या कर देंगे, रोक देंगे, है ना। और वहाँ मेरा आंसर हो जाएगा। तो दो दिए गए संख्याओं में बड़ा को ए तथा छोटा को बी माना जाता है ना। अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि दो संख्या दी है उसका एचसीएफ निकालना है ना, तो कैसे निकालें। तो उसमें दो में तो एक बड़ी एक छोटी होगी, तो बड़ा को क्या मानेंगे ए और छोटा को बी मानेंगे। दूसरा 5वां कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कहा जाता है। अब भी हम ऊपर बताए ना कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोले या प्रमेयिका दोनों सेम ही है ना। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है ना वो होता है ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, आर किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे। क्वेश्चन कह रहे हैं ना निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ये दिया है कि 135 और 225, तो हमको क्या करना है 135 और 225 का एचसीएफ जो निकालना है ना वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे ना इसमें कि ये 135 है ये 225 है, तो ये बड़ा है ना ये छोटा है। तो अभी हम लोग पीछे देखे हैं जाने हैं कि ए और बी दो संख्याएं थी, यही दो संख्याएं हैं। तो इसमें बड़ा कौन है 225, तो ए का मान कितना हो जाएगा 225। छोटा कौन है 135, तो ये बी का मान हो जाएगा 135। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे चूँकि
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या होता है, ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर, ठीक है ना। और आर किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ पे 0 के बराबर होना चाहिए, कि मतलब कि आर का मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो इस वैल्यू को क्या करते हैं, हम रखते हैं। तो ए का मान कितना रखेंगे यहाँ पे 225, बी का मान कितना रखेंगे 135। तो जब ए का और बी का मान रख दे रहे हैं ना, तो हमको दो वैल्यू नहीं पता चल रहा है, क्यू और आर का। तब हम क्या करेंगे ना, ये 225 में 135 से भाग करेंगे। हम यहाँ पर रफ कर दे रहे हैं, 135 से क्या करेंगे 225 में भाग कर देंगे। ये एक बार में कट जाएगा ना, तो ये 5 में से 5 गया तो 0, 12 में से 3 गया तो 9, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ वाला जो वैल्यू होता है ना वो क्यू का मान होता है, और ये जो शेष बचता है ना आर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1, आप प्लस में कितना लिखेंगे 90। लेकिन ये फॉर्मूला में कह रहा है कि आर किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, लेकिन हमारा आर क्या आया यहाँ पे 90 आया, तो ये 0 के बराबर नहीं है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि आर बराबर नहीं 0। जब आर 0 के बराबर नहीं होगा ना तो ये प्रक्रिया जारी रहेगी। तो फिर क्या लिखेंगे पुनः, हाँ, तो जब ये 0 का बराबर नहीं होगा ना तो ये वाला जो मान है ना वो ए का मान हो जाएगा, जो भी कुछ हो यहाँ पे, और ए आर वाला मान है ना वो बी का मान हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, अभी हम लोग पीछे ऊपर देखे भी हैं कि आर का मान जब तक 0 नहीं है तब तक क्या करेंगे बनाते रहेंगे। तो फिर क्या लिखेंगे, चूँकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हम लोग जानते हैं कि ए बराबर बी गुने क्यू प्लस क्या होता है आर होता है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि ए का मान फिर रखेंगे, तो ए का मान कितना रखेंगे यहाँ पे 135, बी का मान कितना रखेंगे 90। फिर यहाँ पे हमारी समस्या हो गई ना क्यू और आर का, तो यही प्रोसेस फिर अपनाएंगे। क्या करेंगे, ये 90 से ना 135 में भाग करेंगे। फिर रफ कर दे रहे हैं यहाँ पे 90 से क्या करेंगे 135 में भाग करेंगे, तो 90 एक बार में आएगा ना, ये हो जाएगा 5, 13 में से 9 हो गया तो 4। तो ये हमेशा ये वाला किसका मान होता है क्यू का, और ये किसका मान होता है आर का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 और प्लस में कितना 45। अभी हम लोग देखें हैं कि आर का मान हमेशा कितना ला देना है 0 ला देना है, लेकिन यहाँ पे आर का मान आया कितना 45। से लिखेंगे आर बराबर नहीं किसके 0 के। जब आर बराबर 0 का नहीं होगा तो फिर हम आगे की प्रक्रिया चलती रहेगी। तो जो आगे की प्रक्रिया चलती रहेगी तो उसमें फिर हम क्या करेंगे, ए का मान 90 हो गया और बी का मान 45 हो गया। फिर क्या लिखेंगे, चूँकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या होता है ए इक्वल टू बी गुने क्यू प्लस आर होता है ना। फिर हम क्या करेंगे ना वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो ए का वैल्यू कितना रखेंगे 90, बी का वैल्यू कितना रखेंगे 45, और हमारा क्यू और आर का वैल्यू पता नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये रफ हम करके समझा रहे हैं, आप लोग रफ कॉपी के जो भी आंसर शीट होगा उसके पीछे कीजिएगा। तो 45 में किससे भाग करेंगे, 45 से भाग करेंगे किसमें 90 में, तो ये कितना बार कट जाएगा, ये 2 बार में कितना 90 कट गया। तो ये किसका वैल्यू हो गया क्यू का, और यहाँ पे 90 में से 90 गया तो 0 आ गया ना, तो ये किसका वैल्यू हो गया आर का। तो जब ये वैल्यू जब यहाँ में रखेंगे तो 45 गुना 90 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब हम लोग देख लिए ना कि यहाँ पे आ गया आर बराबर क्या चीज़ 0।
तो जब r बराबर 0 आ जाएगा ना, तो यहीं पे हम क्या करेंगे, बनाने की प्रक्रिया को रोक देंगे। और जब इससे ही बनाने की प्रक्रिया को रोकेंगे ना, तो यहाँ वाला जो वैल्यू होता है ना, b वाला जो वैल्यू b, यही HCF हो जाता है। तो अब क्या करेंगे ना, लिखेंगे 135 और 225 का HCF बराबर कितना आ गया, 45। यही हमारा हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 196 और 38,220। क्वेश्चन नंबर 3, 867 और 255। इसको आप लोग स्वयं करिए, स्वयं करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। प्रूफ करके दिखाना है कि विषम पूर्णांक जो होता है 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। माना कि ए कोई विषम पूर्णांक है ना। जब ए एक विषम पूर्णांक हो जाएगा ना, तो थोड़ा हम लोग पीछे पढ़े हैं कि ए बराबर होता क्या है, b गुने q+r। और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 6q+1 लिखा है, तो ये b की जगह क्या है, 6 है ना। तो हम यहाँ पे b का मान कितना लिख लेंगे, 6। फिर देख रहे हैं कि इतना होता है कब, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 2, सॉरी 2 नहीं, b। r का जो मान होता है वो 0 के बराबर होता है, b से क्या होता है, छोटा होता है। तो b का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 6 है ना। तो जब यहाँ पे हम 0 r 6 जब भरेंगे ना, तो इससे निष्कर्ष निकला ना कि r का जो मान है ना, वो 6 से छोटा होना चाहिए। तो r का मान 6 से छोटा कब कितना हो सकता है, और 0 के बराबर। तो 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक हो सकता है, ठीक है। इसके अनुसार हम लिखेंगे r इक्वल टू कितना, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे ना, ये फॉर्मूला जो है ना, बारी बारी से सब में रखेंगे, लिखेंगे जब r बराबर कितना, 0। जब r बराबर 0 हो जाता है ना, तो चूंकि a बराबर क्या होता है, b गुने q+r। एक b का मान कितना है, 6q+0, क्योंकि r का मान कितना भरेंगे, 0। तो 6q+0 बराबर कितना हो जाएगा, ये 6q। ये समीकरण 1 हो गया। पुनः r बराबर कितना लेंगे, 1। तो जब r बराबर 1 लेंगे तो a बराबर क्या होता है, a बराबर होता है b गुने q+r। b का मान कितना, 6q+r का मान कितना लेंगे, 1। तो 6 में q से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6q+1। तो ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 2। फिर क्या करेंगे, पुनः अब r का मान कितना लेंगे, 2, r इक्वल टू 2। चूँकि a बराबर क्या होता है, b गुने q+r। ये बराबर b गुने q+r जब होता है ना, तो ये मान क्या करेंगे, रखेंगे इसमें, ठीक है। b का मान कितना, 6, q रहने देंगे, r का वैल्यू कितना, 2। ये 6 में q से करेंगे तो हो जाएगा 6q और प्लस में 2। ये हमारा समीकरण क्या हो गया, 3। फिर क्या करेंगे, पुनः r इक्वल टू कितना, 3। चूँकि a बराबर क्या होता है,
बी गुने क्यू प्लस आर। फिर यही वैल्यू भरेंगे, सिर्फ क्या बदलते जा रहा है, आर का मान सिर्फ बदलते जा रहा है ना। तो बी का वैल्यू कितना 6 क्यू प्लस में 3 लिखेंगे। तो 6 में क्यू से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 क्यू प्लस में 3, ये हमारा समीकरण कितना हो गया 4, है ना। पुनः आर बराबर कितना लेंगे 4। तो जब आर बराबर 4 लेंगे तो हम जानते हैं कि चूंकि ए बराबर क्या होता है, बी गुने क्यू प्लस आर होता है ना। तो बी का मान कितना 6 क्यू, आर का मान कितना 4। तो 6 में क्यू से करेंगे तो हो जाएगा कितना 6 क्यू और प्लस में कितना 4, ये हमारा समीकरण क्या निकल गया 5। फिर क्या करेंगे, आर का मान कितना लेंगे 5 लेंगे। तो क्या होता है, चूँकि ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर होता है। फिर बी का वैल्यू कितना लिखेंगे 6 क्यू और आर का मान कितना 5। तो जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 क्यू प्लस 5, ये हमारा समीकरण क्या निकल गया 6। अब हमारे पास कितने समीकरण निकले हैं 6, या सब किसका वैल्यू निकला है, ए का वैल्यू निकला है ना। तो हम लिखेंगे ए संख्याओं, जो लाइन से निकला उसी सबको लिखेंगे। तो पहले क्या निकला था 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 5, 6 क्यू प्लस 5 पे तक है ना। ये संख्या इतना के रूप का हो सकता है, मतलब कि ये जो निकला था उसको हम लिख दिए, है ना। लेकिन इसमें कह रहा है ना कि ये क्या है, एक विषम पूर्णांक है, लेकिन ए एक विषम पूर्णांक है। एक जब विषम पूर्णांक हो जाता है तो 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्योंकि ये 2 से विभाज्य है, इसलिए यह सम है। तो 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4 ये विषम नहीं हो सकता है, क्योंकि सब क्या है 2 से कटने वाला है ना। तो जब 2 से कटने वाला है तो सम हो गया। तो हमको छांटना क्या है उसमें से, विषम पूर्णांक को, है ना। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अब हमको इसमें से विषम लिखना है। तो देखिए 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 होगा। क्यों कि ये तो 2 से कट जाएगा, लेकिन एक 2 से कटेगा नहीं, कटेगा ये कट जाएगा, ये कटेगा 2 से नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा विषम। तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 के
रूप का होता है। यही हमारा हल हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या है? तो हाँ, यहीं पे समझ में आया ना कि अधिकतम यानी कि अधिक से अधिक कहेगा तो क्या निकालेंगे हम? HCF निकालेंगे, अधिकतम HCF है ना, जिसमें वो मार्च कर सकें। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में देख रहे हैं कि 2 नंबर दिया है, एक 6 से 16, एक 32। तो इसमें ए का वैल्यू कौन हो सकता है? 616। बी का वैल्यू कौन हो सकता है? 32, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है? ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर, और आर किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जब आर 0 के बराबर वैल्यू रखते हैं तो यहाँ लिखेंगे 616 और यहाँ क्या लिखेंगे? 32। क्यू और आर का निकालना है ना, तो नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे रफ कर लेते हैं। तो 32 से किस में भाग करेंगे? 616 में 32, 616। तो 32 से कम कितना हो जाएगा? 32। 11 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9। 5 में से 3 गया तो 2, ये क्या उतर जाएगा यहाँ पे? 6। अब क्या करेंगे? तो इसमें 32 के टेबल में कितनी बार में आएगा? इससे कम 9 बार में। 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, और 9 3 27 से कितना हो गया? 28। घटा देंगे, 16 में से 8 गया तो 8 कैंसिल हो गया ना। तो ये किसका वैल्यू निकल गया? क्यू का। और ये किसका निकल गया? आर का। तो यहाँ रख देंगे। तो यहाँ कितना रखेंगे? 19, और यहाँ क्या लिखेंगे? 8। तो ये कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो क्या 0 है? नहीं। तो लिखेंगे आर बराबर नहीं 0। तो जब आर 0 के बराबर नहीं होगा तो क्या करेंगे हम? फिर से इसको हल करेंगे। तो पुनः यानी कि दोबारा ये किसका वैल्यू हो जाएगा? ए का। और ये किसका वैल्यू हो जाएगा? बी का। यानी कि हर हाल में यहाँ जो होगा ये और यहाँ होगा वो बी आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे? चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर, इतना होता है ना। तो ए का वैल्यू कितना लिखेंगे? 32। बी का वैल्यू कितना? 8। फिर क्या करेंगे? इस 8 से इस 32 में भाग करेंगे ऐसे। 8 का पढ़ा 32 कितना बार में? 4 बार में। 0। तो ये किसका निकल गया? क्यू का। और ये किसका निकल गया? आर का। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 4, और यहाँ क्या लिखेंगे? 0। तो हमको पता है कि आर का वैल्यू कितना आना चाहिए? 0। तो लिखेंगे आर बराबर 0, क्योंकि आर का मान 0 आ गया। तो जैसे ही 0 आता है ना, तो यहाँ वाला यानी बी वाला जो मान होता है ना, वही HCF हो जाता है। ठीक है, तब लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना लिखेंगे? 8। यही हमारा हल हुआ।